एनबीके जीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ जो बिहार बजट 2022-23 है, उसकी डिफरेंट डायमेंशन पे हम आपके साथ चर्चा करेंगे। डिफरेंट सेक्टर में बिहार गवर्नमेंट में बजट पे क्या-क्या चर्चा की गई। जो बीपीएससी तथा सीडीपीओ की जो प्रारंभिक परीक्षा है, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाने की हमेशा संभावना बनी हुई है। तो ये बिहार बजट 2022 से आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग देखते हैं कि बजट का आकार कितना है। तो जो बिहार का जो बजट का आकार है वो 2,37,691 करोड़ का है। उसमें देखिए बजट में दो प्रकार का होता होता है। एक तो होता है वार्षिक स्कीम यानी जिसको हम लोग योजना कहते हैं, योजना या स्कीम हम लोग बोलते हैं। दूसरा होता है स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय। स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो गवर्नमेंट का वेलफेयर स्कीम है, जो पूंजी निर्माण जैसे कि रोड हो गया, ब्रिज हो गया, एक कोई और निर्माण होता है तो उसको हम लोग स्कीम मद में कहेंगे। लेकिन जिसमें गवर्नमेंट ऑफ बिहार के एम्प्लॉय के सैलरी हो गया, पेंशन हो गया, इसके अलावा जो कार्यालय व्यय हुआ वो स्थापना में प्रतिबद्ध व्यय, इसको हम लोग बोलते हैं। बिहार सरकार का कुल जो बजट अनुमान है स्कीम के लिए वो 1 लाख करोड़ है, तथा जो स्थापना में प्रतिबद्ध व्यय के लिए जो है वो 1,37,460 करोड़, मतलब स्थापना में प्रतिबद्ध व्यय में जाना है। अगर परसेंटेज वाइज हम लोग देखते हैं तो स्थापना में प्रतिबद्ध व्यय में 57.83% है टोटल व्यय का, तथा जो स्कीम पे मतलब जितना भी वेलफेयर स्कीम है या इसमें ऐसे काम जिसमें पूंजी निर्माण बिहार सरकार को हो रहा है उसके लिए 42.17% खर्च किया जा रहा है। तो एक अच्छा साइन इसको हम लोग नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी बिहार सरकार का जो मेजर पोर्शन है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के सैलरी, पेंशन एवं कार्यालय मद में ही खर्च होता है। अब हम लोग देखते हैं कि बिहार सरकार को रेवेन्यू कैसे प्राप्त होता है। तो बिहार सरकार का रेवेन्यू जो होता है वो 3 सोर्स से होता है। एक तो होता है कि अपना रेवेन्यू का सोर्स क्या है, दूसरा है कि राजस्व का सोर्स क्या है। इसमें राजस्व एवं गैर राजस्व दोनों हो जाएगा। ऊपर से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो अनुदान दिया जाता है या डिफरेंट शेयर दिया जाता है, वो दोनों से मिला के बिहार को 2022-23 में 1,96,704 करोड़ प्राप्त होने का अनुमान है। हम लोग बिहार सरकार जो अपने सोर्स से जो रेवेन्यू जनरेट करेगा वहां पर देखते हैं 41,387 करोड़। इसमें जो मेजर पोर्शन है वो वाणिज्य के रूप में है 32,387 करोड़। स्टाम्प एवं जो रजिस्ट्रेशन फी है उसके लिए 5,500 करोड़। जो परिवहन टैक्स है, जो मोटर टैक्स है उससे 3,000 करोड़। जो जमीन से जो टैक्स है, भू राजस्व से है, वो 500 करोड़ का रखा गया। इसके अलावा राज्य सरकार अपने जो गैर राजस्व सोर्स है उसमें 6,135 करोड़ खर्च होने की संभावना, प्राप्त होने की संभावना है। रिसिप्ट की बात हम लोग कर रहे हैं, गवर्नमेंट रिसिप्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो माइनिंग से 3,000 करोड़, तथा जो ब्याज प्राप्ति है उससे 2,118 करोड़। इसके अलावा जो मेन सोर्स और है जो कि जो बिहार सरकार को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रेवेन्यू जो प्राप्त होने की संभावना है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो मेजर पोर्शन है वो है कि केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी है, जिसकी 91,180 करोड़, जो कि जीएसटी का जो पार्ट होता है उसमें जो हिस्सेदारी मिलती है वो 91,180 करोड़ है। जो सहायक अनुदान के रूप में जो दिया जा रहा है वो 58,001 करोड़। जो केंद्रीय प्रायोजित स्कीम जो सीएसएस है सीएसएस सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम, जिसमें 46,019 करोड़ बिहार सरकार को प्राप्त होने की स्कीम है। इसमें अभी बिहार सरकार में हम लोग देखते हैं 55 केंद्र प्रायोजित स्कीम बिहार में भी चल रहे हैं। ऊपर से 15वां वित्त आयोग में जो बिहार सरकार को मिलने की संभावना वो 8,354 करोड़। तो जीएसटी में जो रेवेन्यू लॉस होता है उसके जो क्षतिपूर्ति के लिए 3,500 करोड़। तब केंद्रीय क्षेत्र स्कीम जो कि 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है उसमें एक 127 करोड़ बिहार सरकार को प्राप्त होने का अनुमान 2000 वित्तीय वर्ष 2022-23 में रखा गया है। इसके अलावा फिजिकल डिफिसिट काफी इंपॉर्टेंट होता है, जो कि जो भारत सरकार को एफआरबीएम जो एक्ट है, एफआरबीएम एक्ट, उसके आधार पर बिहार सरकार के द्वारा भी बिहार एफआरबीएम एक्ट 2006 लाया गया है, जिसको हम लोग कहेंगे बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम। इसमें कहा गया कि जो राष्ट्र सकल घरेलू जो उत्पाद है उसका 3.5% तक इसका सीमित रखने के बाद
राजकोषीय घाटों को की गई है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो बिहार सरकार का जो राजकीय घाटा है वो 3.47 मतलब इसके अंतर्गत ही इसको रखा गया है। तो एक अच्छा साइन कहा जा सकता है बजट मैनेजमेंट के लिहाज से। अब हम लोग डिफेंस सेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि 1 अप्रैल 2019 से बिहार सरकार के में CMFS कम्प्रिहेंसिव फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है। इसमें भी जितने भी वित्तीय लेन देन है उसमें सब ऑनलाइन तथा पेपरलेस होंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब एक टर्म है, आप लोग याद रखिएगा, कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल। इसमें क्या कहा गया कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफ बिहार के जितने भी स्कीम है सभी का जो रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल के माध्यम पे से किया जाएगा। इसमें प्रारंभ में कहा गया है कि बिहार सरकार के डिफरेंट डिपार्टमेंट जो भी वेलफेयर स्कीम चलाई जा रही, जो भी लोगों को लाभ पहुंचाया जा रहा है, सबका इस पोर्टल जो डेटा इनके पास है डिफरेंट डिपार्टमेंट के पास, वो डेटा का जो स्थानांतर है, ट्रांसफर है, वो इसी पोर्टल पे तो कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल पे करने की बात कही गई है, जिसमें कि इससे पता चलेगा कि एक व्यक्ति कितने तरह का लाभ ले रहा है। एक है ऑनलाइन गवर्नमेंट रेवेन्यू अकाउंटिंग सिस्टम, जिसको कि ओ ग्राम भी कहा गया है। इसमें कि गवर्नमेंट का जितना भी रेवेन्यू ई रिसिप्ट होगा सभी ऑनलाइन होगा। इसके लिए ई कोषागार स्थापित करने की बात कही गई है। इसमें क्या है कि जितने भी टैक्स पेयर हैं और आम आदमी है, कहीं से भी किसी भी समय राज्य सरकार का जो अकाउंट है उसमें पैसा का वो जमा कर डिपोजिट कर सकते हैं, अपना टैक्स दे सकते हैं, अपना रेवेन्यू दे सकते हैं, अपना जो भी उनको लायबल पेमेंट करना है वो कर सकते हैं। अब हम लोग बैंकिंग सेक्टर पे आते हैं तो बैंकिंग सेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए, जो कि बिहार दूसरे स्टेट की तुलना में थोड़ा पिछड़ा हुआ है। बैंक का जो डिपॉजिट है और जो क्रेडिट का जो रेशियो है वो 47.71% है। मतलब जितना बैंक को जो डिपॉजिट हो रहा है, पैसा प्राप्त हो रहा है, उसका मात्र 47.7% ही वो अपना क्रेडिट के रूप में दे रहा है लोगों को। जो टोटल बैंक शाखाएं बिहार में है वो 7,662। जितने बैंक कॉरस्पॉन्डेंस एजेंट होते हैं जो कि डोर स्टेज पे आपको बैंकिंग की सुविधाएं प्रदान करते हैं, उनकी जो संख्या है 29,994। जो बिहार में टोटल ATM है वो 6,602। जितने भी POS मशीन है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन इसको बोला जाता है, जो कि हम लोग देखते हैं कि दुकान पे हम परचेज करते हैं तो जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं वो POS मशीन, पॉइंट ऑफ सेल मशीन के द्वारा ही किया जाता है। इसका कि जो टोटल जो संख्या है 74,071 POS मशीन है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन बिहार में है। अब हम लोग एनर्जी सेक्टर की बात करते हैं तो एनर्जी सेक्टर में चौसा में जो बक्सर में है वहाँ पे 600 टोटल दो जो प्रोजेक्ट लगाना है, टोटल 1200 मेगावाट का यहाँ पे ग्रीनफील्ड थर्मल पावर विद्युत लगाने की बात कही गई। ग्रीनफील्ड मतलब हो गया कि टोटल नए तरीके से यहाँ पे थर्मल पावर बैठाने की बात की गई। इसका जो निर्माण होगा वो सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा होगा। बिहार सरकार को टोटल जो विद्युत जनरेट होगा उसको 85% जो है वो बिहार सरकार को ही प्राप्त होगा। तो अभी हम लोग देखते हैं कि बिहार है जो एक एनर्जी सेक्टर में, बिजली के सेक्टर में आत्मनिर्भर हो गया, वो दूसरे स्टेट को भी अब बिजली सप्लाई करने की स्थिति में आ चुका है। इसके अलावा कजरा एवं पिरपैती में 200 से 250 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाने की बात कही गई। इसके भी जितने भी गवर्नमेंट जो बिल्डिंग है ब्लॉक स्तर पे तथा ग्रामीण एवं शहरी स्तरों पे क्षमता, इसको पढ़िए, जितने भी आवासीय जो भवन है वहाँ पे ग्रिड कनेक्टेड रूफ सोलर प्लांट लगाने की बात कही गई है। इसमें सरकारी भवन के लिए 18.8 मेगावाट तथा जो शहरी एवं ग्रामीण एरिया में जो निजी आवास है उसके लिए 583 मेगावाट, सॉरी वो मेगावाट था, ये किलोवाट है, तो 583 किलोवाट ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट लगाने की बात कही गई है। अब एक इम्पॉर्टेंट है, नीचे मछली ऊपर बिजली, मतलब हुआ कि नीचे तो पानी में हम मछली का पालन करेंगे, ऊपर फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने की बात कही गई है। इसमें कि इसका डबल बेनिफिट होगा। इसके लिए दरभंगा में 1.6 मेगावाट का सोलर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट तथा सुपौल में 525 किलोवाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाने की बात कही गई है।
अब है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत किसानों को एक खेती के लिए जो घरेलू उपयोग के से अलग हटके के फ्री टेक अलग फीडर बैठाने की बात कही गई है, तो काफी इंपॉर्टेंट है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इसके अलावा बिहार पहला स्टेट है जिसमें कि 4,33,000 लोगों को घरों में प्रीपेड मीटर लगाया जा चुका है। इसके अलावा एक सुविधा ऐप्स है। सुविधा ऐप में यह है कि बिहार पहला स्टेट बन चुका है जो कि 19 किलोवाट तक जो घरेलू उपयोग के लिए जो विद्युत होगा उसको हम पेपरलेस के माध्यम से इस सुविधा ऐप्स पे हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं तथा इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कि गूगल प्ले स्टोर पर जाके सुविधा ऐप्स आप डाउनलोड कीजिए तथा 19 किलोवाट तक आप जो विद्युत का घरेलू उपयोग करते हैं उसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभी बिहार का टोटल कैपेसिटी हम लोग देखते हैं थर्मो पावर में, तो यहाँ पर टोटल 13 जल विद्युत परियोजना संचालित अभी की जा रही है। इसमें 54 मेगावाट बिजली का उत्पादन बिहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ये टोटल टोटल बिहार सरकार का स्कीम है ये। अब हेल्थ सेक्टर में हम लोग देखते हैं, तो हेल्थ सेक्टर में जो अभी इम्पोर्टेंट है, जो राज्य में जो मेडिकल फैसिलिटी का डेवलपमेंट एवं रिसर्च के लिए एक अधिनियम स्थापित किया गया है, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2021। इसमें इसके बाद हम लोग देखते हैं जो पटना में ऑलरेडी एक एम्स है, जो दूसरा एम्स स्थापित करने की बात कही गई वो दरभंगा में है। इसके अलावा पटना में जो IGIMS है उसमें के अंदर उसके परिसर में कंपाउंड में एक स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट बनाने की बात कही गई जो कि 100 बेड का होगा। जो कोरोना के टाइम में जो सरकारी अस्पताल की आवश्यकता काफी महसूस की गई थी, इसी को ध्यान में रखते हुए जितने भी 243 जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ पे पहले से जो ऑलरेडी प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उसके अतिरिक्त एक और प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाने की बात की गई। इसके अलावा हर एक जो विधानसभा है वहाँ पे 5 स्वास्थ्य उप केंद्र तथा 136 कम्युनिटी स्वास्थ्य केंद्र बनाने की बात कही गई है। अर्थात टोटल अभी जो 2022 में बनाने की बात कही वो 1379 स्वास्थ्य संस्थान का निर्माण करने की बात कही गई है। अब है कि कोरोना में दिसंबर तक का ये डेटा है कि दिसंबर तक 10 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना का टीकाकरण लग चुका है। बिहार सरकार के द्वारा 3 जनवरी 2022 से 15 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको भी टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया, स्टार्ट किया जा चुका है। इसके अलावा बूस्टर डोज भी दी जा रही है। जितना भी प्राइमरी स्तर पर जितना भी हेल्थ वर्कर हैं उनको दिया जाता है, साथ साथ जो 60 वर्ष से अधिक जो बुजुर्ग हैं उनको अगर सेकंड डोज के 9 महीने बाद उनको भी बूस्टर डोज देने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब है कि जितने भी गवर्नमेंट का जो हॉस्पिटल है वहाँ पे जो मरीज भर्ती होते हैं उनको स्वस्थ एवं स्वच्छ एवं पौष्टिक आहार देने के लिए, मतलब उनको भोजन प्रोवाइड करने के लिए जीविका दीदी का रसोई चलाया जा रहा है, जो कि अभी वर्तमान में 45 सरकारी अस्पताल में वो संचालित है। अब एक स्कीम है बाल हृदय योजना। इसमें है कि जन्म से ही अगर आपका बच्चे को हार्ट का बीमारी है तो उनको जो इलाज का जो खर्च होगा वो बिहार सरकार के द्वारा खुद वहन किया जाएगा। इसके लिए अब तक पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 में 209 बच्चों का इलाज ऑलरेडी बाल हृदय योजना के अंतर्गत किया जा चुका है। एक है ई संजीवनी मेडिसिन। इसमें कहा गया है कि जितने भी दूर दराज के जो लोग हैं उनको जो स्पॉट डॉक्टर हैं उनसे निःशुल्क वो परामर्श वो ई संजीवनी टेलीमेडिसिन के माध्यम से वो प्राप्त कर सकते हैं। अब अनीमिया, बच्चों में अनीमिया यानी खून की कमी एक कॉमन प्रॉब्लम है, खासकर जो लड़कियां होती है। तो इसके लिए कहा गया है कि जितने भी 5 माह से लेके 9 माह तक के बच्चे को, जो 5 माह से जो 5 वर्ष का जो शिशु है तथा 5 से 9 वर्ष का जो बच्चे हैं उनको फोलिक एसिड का जो टैबलेट है वो देने की बात इसमें कही गई है। अब एजुकेशन के क्षेत्र में हम लोग देखते हैं तो एजुकेशन में कोरोना टाइम में काफ़ी बच्चों स्कूल छोड़ चुका है, तो उसको जो 6 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको नज़दीक के सरकारी जो विद्यालय या स्कूल है उनको इनरोलमेंट करने की बात इसमें कही गई है।
इसके अलावा ई कंटेंट का कि काफ़ी स्कूल कोरोना टाइम में बंद था, तो अब एक कक्षा 1 से लेकर 12 तक के जो बच्चे हैं उनको दूरदर्शन के माध्यम से ऑनलाइन क्लास लेने लेने की बात इसमें कही गई है। इसके साथ साथ जो उन्नयन बिहार योजना है, कार्यक्रम है, इसमें कहा गया कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार का जितने भी 9,360 सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त जितने भी माध्यमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक जो विद्यालय हैं, उनको क्या किया जाएगा, डिजिटल क्लासरूम, स्मार्ट क्लासरूम के रूप में परिणत किया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक जिला में उच्च माध्यमिक जो विद्यालय उनको एक मॉडल मॉडल विद्यालय स्थापित करने की बात कही गई है। इसमें इसमें कहा गया कि जो बाकी जो स्कूल होंगे इस मॉडल को अनुकरण करके अपने आप को भी वो मॉडिफाई कर सकते हैं। अभी राज्य में 13 ऑलरेडी सरकारी विश्वविद्यालय संचालित है। इसके अलावा 7 निजी विश्व जो यूनिवर्सिटी भी स्थापित करने की बात इसमें कही गई है। तो याद रखें 13 सरकारी है, 7 और निजी बनाने की बात कही गई है। जो पटना में आर्यभट्ट ज्ञान जो विश्वविद्यालय है उसके कंपाउंड में ही जो 3 जो सेंटर है ये 3 ऑलरेडी संचालित है। इसके अलावा जो 3 सेंटर हैं ये 2022-23 में इसको स्थापित करने की बात कही है। सेंटर फॉर ज्योग्राफिकल स्टडीज, सेंटर फॉर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पाटलिपुत्रा स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ऑलरेडी ये तीनों संचालित है। इसके अलावा सेंटर फॉर स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी और सेंटर फॉर फिलोसफी, ये 3 सेंटर स्थापित करने की बात कही गई है आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के पटना के परिसर में ही। अब ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हम लोग देखते हैं तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो एम्बुलेंस की काफ़ी आवश्यकता ग्रामीण, खासकर जो ग्रामीण एरिया है वहाँ पे आवश्यकता महसूस की गई। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना लाया गया है। इसमें क्या है कि जितने भी पंचायत है प्रति पंचायत अधिकतम 7 लाभुक के कैरिंग कैपेसिटी के लिए जो 2 लाभुकों को एम्बुलेंस को जो किराया अगर वो करते हैं तो किराया मूल्य का 50% अधिकतम 2 लाख तक उनको वो अनुदान का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा मोटर वाहन चालक प्रशिक्षण संस्थान प्रोत्साहन योजना लाई गई है जिसमें सड़क दुर्घटना के जो संभावना को कम से कम किया जाए। इसके लिए आवश्यक है जितने भी जो ड्राइवर्स हैं उनको गुणवत्तापूर्ण ट्रेनिंग दिया जाए। अब एक टर्म है गुड सैमेरिटेनियन। गुड सैमेरिटेनियन किसको हम लोग कहेंगे, दुर्घटना में जो व्यक्ति घायलों को मदद पहुंचाता है उसके लिए गुड सैमेरिटेनियन टर्म यूज हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। तो इसमें हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो दुर्घटना में शिकार होते हैं उनको अस्पताल, सरकारी अस्पताल में पहुँचाना या प्राथमिक स्वास्थ्य लाभ देने के लिए ही एक गुड सैमेरिटेनियन को 5,000 रुपया प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान करने की बात कही गई है। इसके में ये भी कहा गया कि जितना भी स्वतंत्रता संग्राम, गणतंत्र दिवस या सड़क सुरक्षा सप्ताह या माह चलाया जाता है तो उसमें वैसे व्यक्ति को जो गुड सैमेरिटेनियन व्यक्ति उनको सम्मानित करने की बात कही है ताकि बाकी लोग भी इस तरह के कार्य करने के लिए प्रोत्साहित हो सके। इसके अलावा मोटर वाहन टैक्स पर छूट देने की बात कही गई है। इसमें कहा गया कि जितने भी जो टैक्सी हैं, छोटे वाहन हैं या रिक्शा है या कुछ भी है जिसका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है तो उसका अगर मालिक महिला हो तथा ड्राइवर भी अगर महिला हो तो उस वाहन का रजिस्ट्रेशन के लिए 100% छूट दिया जाएगा। इसमें जो दिव्यांगजन डिसेबिलिटी व्यक्ति हैं उनके द्वारा अगर खुद के लिए वो प्रयोग के लिए वाहन यूज कर रहे हैं तो उसमें भी 100% मोटर वाहन कर में छूट देने की बात कही गई। इसके अलावा जो ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए ये बैटरी चालित जो यान है, इलेक्ट्रिक वाहन है, उस पर रजिस्ट्रेशन में 50% छूट देने की बात इस बजट में कही गई है। अब है कि बिहार स्वच्छ ईंधन योजना, ऑलरेडी प्रदूषण काफ़ी देखते हैं यहाँ पे जो डीजल चालित या पेट्रोल चालित जो खासकर जो टेम्पो है, तिपहिया वाहन है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार स्वच्छ ईंधन योजना इसमें कहा गया है कि जो पटना नगर निगम तथा दानापुर, खगौल, फुलवारी शरीफ जो नगर परिषद है वहाँ 31 मार्च 2022 से तिपहिया वाहन पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक औरंगाबाद में एक चालक प्रशिक्षण शोध संस्थान बनाने की बात कही गई है। वहाँ पे कहा गया कि लगभग 2000 भारी वाहन का जो चालक है उनको निःशुल्क ट्रेनिंग देने की बात कही गई है।
तो सड़क सड़क दुर्घटना में जो लोगों की मृत्यु हो जाती है, उसी के लिए उसके संदर्भ में भी कहा गया कि जो मृतक मृतक के जो आश्रित होंगे उनको 5 लाख रुपया, तथा उनको जो घायल हो जाते हैं गंभीर रूप से, उसके इलाज के लिए 50,000 रुपया अंतरिम मुआवजा देने की प्रावधान भी इस बजट में किया गया है। अब एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विसेज की बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो कहा गया कि हर एक डिस्ट्रिक्ट को इस तरह से एक प्रोडक्ट को डेवलप करना है, एक जो वहाँ पे जो स्पेसिफिक जो प्रोडक्ट होता है उसको बढ़ावा देने की बात कही गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए जो बिहार सरकार के द्वारा सूक्ष्म सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना लाई गई है। इसमें कहा गया कि जो किसानों को उस पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के जो विशेष उत्पाद है उसको बढ़ावा देने के लिए 35% अनुदान दिया जाएगा। यहाँ पे 2021 में पहली बार देखते हैं कि 100 लगभग 1,000 किलो शाही लीची लंदन में तथा 750 किलो शाही लीची दुबई में निर्यात किया गया है। इसके अलावा 500 किलो आम लंदन में निर्यात किया गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उन्नयन योजना इंपॉर्टेंट, इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार कार्यक्रम भी लाया गया। इसमें कहा गया कि उच्च गुणवत्ता वाले जो बीज हैं उनको सभी राजस्व ग्राम में जो अनाज जो फसल है उसका आधा एकड़ तथा दलहन तेलहन का 1/4 एकड़ जो गुणवत्तापूर्ण जो बीज है उनको किसानों को प्रदान किया जाएगा। अब ये इम्पोर्टेंट है सुखेत मॉडल। सुखेत मॉडल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पेटी के साथ साथ मीन्स में भी ये आप इसको कोट कर सकते हैं। इसमें इसकी चर्चा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो मन की बात कार्यक्रम में भी कहा गया, इसमें क्या है कि ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने की बात कही गई है। इसमें ये भी कहा गया कि गवर्नमेंट जो क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसका जो बैड इम्पैक्ट जो कृषि पे पड़ रहा है, तो उसको किसानों को टेक्निकली इस तरह से समझाया जा रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज के दौरान जो उनका कृषि में ह्रास हो रहा है उसको किस तरह से रोका जाए तथा अपनी फसल को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए। तो इसी जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के अंतर्गत ही जो गोबर और जो फसल अवशेष किसान देते हैं उनको जो उनको जो उससे वर्मी कंपोस्ट बनाया जा रहा है, तो इससे जो आय होता है उस आय से ही जो जो गोबर फसल अवशेष या अन्य जो सामान देते हैं उनको मुफ्त गैस सिलेंडर दिया जा रहा है सुखेत मॉडल के अंतर्गत। इसे मधुबनी में ये स्टार्ट इसको किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सुखेत मॉडल इसमें है कि जितने भी गोबर है फसल अवशेष है या अन्य जो अवशेष है उनको एक जगह संग्रह किया जाता है और उससे जो वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है उससे जो इनकम होता है उससे क्या होता है जो संबंधित जो लोग हैं जिन्होंने गोबर या फसल अवशेष दिए उनको मुफ्त में गैस सिलेंडर प्रदान किया जा रहा है। तो जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के अंतर्गत 38 जिलों में 190 ग्राम को जलवायु कृषि अनुकूल तकनीक से ट्रेनिंग किया जा रहा है। इसमें गांव में इसका जो टेक्निकली वो खेती की जाती है तथा उस जिले के संबंधित जितने भी आसपास के जितने भी किसान को वहाँ पे बुला के उनको बजाबते सिखाया जाता है कि किस तरह से हम जलवायु परिवर्तन का जो बैड इम्पैक्ट आ रहा है उस पर कृषि को हम लोग किस तरह से बचाव करें तथा अपने जो फसल होता है उसको अधिक उपज कैसे लें। इसके अलावा जो 3 इंस्टीट्यूट है उसकी चर्चा हम यहाँ पे कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है कि जो कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय आरा, कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय सबौर तथा कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय पटना में स्थापित की जा रही है। इसके अलावा किसान चौपाल इंपॉर्टेंट है कि किसानों को आधुनिक तकनीक के कैसे खेती हो इसके लिए किसान चौपाल बनाया जा रहा है। जिस तरह से आदमियों के लिए एक आधार कार्ड से एक व्यक्तिगत पहचान होती है उसी तरह से व्यक्ति पशु को भी व्यक्तिगत पहचान पर्सनल पहचान के लिए एक ईयर टैगिंग करने की बात कही गई है। अब तक 1,89,00,000 पशुओं को ईयर टैगिंग किया जाता है। ईयर टैगिंग में वो पशु का नस्ल उसकी विशेषताएं उसके मालिक का नाम वगैरह उसमें मेंशन किया हुआ रहता है। अब है कि एक पोषक सुधा जिसको दूध चूर्ण करते हैं हम लोग लॉकडाउन के अवधि में आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से प्रत्येक माह 200 ग्राम जो दूध का जो चूर्ण है
सूखा हुआ दूध है, पाउडर है, उसको वितरण किया गया है पोषक सुधा कार्यक्रम के अंतर्गत। अब एक गोवंश विकास संस्थान, तो बिहार में जो बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है उसके अंतर्गत ही जो देसी जो गाय है उसको संरक्षण और संवर्धन के लिए गौवंश विकास संस्थान स्थापित की गई है। इसके अलावा जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के माध्यम से धान एवं गेहूं की जो अधिप्राप्ति है वो ई प्रोक्योरमेंट माध्यम से ऑनलाइन किया जा रहा है। ई प्रोक्योरमेंट में जो अभी हम लोग देखते हैं कि बिहार सरकार का जो मेजर जो अधिप्राप्ति होती है वो धान की होती है, गेहूं का जो पोर्शन है वो काफी कम है। इसके अलावा पिछले वित्तीय वर्ष में दलहन दलहन की भी बात कही गई अधिप्राप्ति की, लेकिन अभी तक ये इम्प्लीमेंट हो नहीं पाया है। कृषि से संबंधित एक योजना है, योजना से ये इम्प्लीमेंट करने के लिए जो पोर्टल है ये है बिहार राज्य फसल सहायता योजना पोर्टल। इसमें कहा गया कि जो पोर्टल बनाया गया एनआईसी के माध्यम से उसको कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा ई गवर्नेंस के क्षेत्र में अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस दिया गया है। अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस काफ़ी मायने रखता है, तो बिहार राज्य फसल सहायता योजना पोर्टल को ई गवर्नेंस में के लिए अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस दिया गया, इसको थोड़ा आप लोग याद रखिए। ये है जल जीवन हरियाली कार्यक्रम। जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के अंतर्गत जो पटना का जो गंगा का जो पानी है उसको राजगीर, गया, बोधगया और नवादा शहरों में लगभग 150 किलोमीटर पाइपलाइन की सहायता से वहां पहुंचाने की बात कही गई है। इसके अलावा जितने भी छोटे छोटे आहार पैन हैं, तालाब हैं, छोटी नदियां हैं, नाले, पहाड़ हैं, उसको चेक डैम बना के वाटर कंजर्वेशन की बात कही गई है, जिसका उपयोग सिंचाई में किया जा सकता है। इसके अलावा मधुबनी जिला में जो जयनगर है वहाँ पे कमला नगरी पे बैराज बनाने की बात कही गई है। खासा जो गया का जो विष्णुपद मंदिर है वहाँ पे जो फल्गु नदी में पूरे वर्ष जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। तो ये पार्ट 1 के अंदर डिफरेंट सेक्टर की बात कही गई, बिहार बजट काफ़ी ब्रॉड है। तो इसका जो सेकंड पार्ट होगा उसमें जो डिफरेंट डायमेंशन और जो बच गया उसकी चर्चा हमने यहाँ पे करेंगे। ये जो आपको हर हालत में इसको याद रखना है, जितने भी स्कीम है, जितने भी पॉइंट है, जितने भी डेटा है, ताकि आपको प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा में भी आपको एक कोट करने में सहायता प्रदान करेगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा जो वीडियो होगा 1-2 दिन में मैं ऑलरेडी अपलोड मैं इसको करूँगा, बिहार बजट पार्ट 2। धन्यवाद।